मेरा नाम भावना है। मेरी ज़िंदगी अपने मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छी रही थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। हम तो भाई बहन थे और सिर्फ मेरी माँ थी। मेरे बड़े भैया, उनका नाम विराट था। मेरे बड़े भैया बहुत मेहनती थे। उनकी उम्र मुझसे 5 साल ज़्यादा थी। मुझसे मेरी माँ और मेरे भैया बहुत प्यार किया करते थे। मेरे पापा तो काफ़ी सालों पहले ही इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए थे। तभी से ही घर की सारी जिम्मेदारी मेरे भैया के कंधों पर आ गई थी। जिंदगी बहुत खुशहाल तरीके से गुजर रही थी, लेकिन फिर अचानक एक आंधी का ऐसा झोंका आया जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। मुझे शर्म आती है ये बात बताते हुए भी आप लोगों को, क्योंकि हमारे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम लोगों के सामने शर्मसार करने पर मजबूर कर देते हैं। अपनी ये कहानी बताते हुए मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। काश कि आज मैं ज़िंदा नहीं होती, मैं तो अपनी माँ के साथ ही मर गई होती। तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ गलत करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ मेरे भैया थे। भाई बहन का रिश्ता तो पवित्र बंधन से बंधा हुआ रिश्ता होता है, लेकिन मेरे भैया ने मेरे उसी रिश्ते के मान को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया था। मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी के भाई ने अपनी बहन के साथ इतना भी गलत किया होगा जितना मेरे भैया ने मेरे साथ किया था। किसी भाई ने अपनी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत नहीं की होगी जैसे मेरे सगे और बड़े भैया ने मेरे साथ की थी। मुझे शर्म आती है अपने बड़े भैया को भाई कहते हुए। वो पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझ पर अपनी जान न्यौछावर करते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा था। विराट भैया मेरे इकलौते भाई थे। मैं उनको अपना सब कुछ मानती थी, एक अच्छा दोस्त, अच्छा भाई, और वो मेरे पिता के समान भी थे। क्योंकि जब मेरे पापा की मौत हुई थी तो मैं काफ़ी छोटी थी और मेरी हर डिमांड को मेरे भैया ने ही पूरा किया था, इसलिए वो एक तरीके से मेरे पिता समान भी थे। भैया की उम्र लगभग 27 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरी उम्र अभी 22 साल थी, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थी। भैया मुझसे काफ़ी बड़े थे, इसलिए पहले भैया की शादी होनी चाहिए थी। लेकिन भैया जब भी इस बारे में माँ से बात करते तो माँ उन्हें बुरी तरह डांट दिया करती थी और कहती, पहले तुम्हारी जवान बहन बैठी हुई है, पहले उसके बारे में सोचो। तुम तो लड़के हो, तुम्हारी शादी तो कभी भी हो जाएगी। लेकिन भाइयों के लिए पहले बहन की जिम्मेदारी से फ्री होना ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद ही वो अपने बारे में सोचे तो अच्छी बात है। हमेशा तुम भी अपने ही बारे में मत सोचा करो, तुम पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और अपनी जिम्मेदारियों को तुम्हें अच्छी तरीके से पूरा करना है। माँ की बात सुनकर भैया गुस्से में अपने कमरे में बंद हो जाते थे। इस बात पर हर दिन घर में झगड़ा होता रहता था और मैं खामोशी से ये सब हंगामा देखती रहती थी। मुझे भैया ठीक लगते थे क्योंकि उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी। ये उनकी शादी की उम्र थी और उनके साथ के उनके जितने भी फ्रेंड्स थे उन सबकी भी शादी हो चुकी थी। धीरे धीरे भैया की उम्र बढ़ती चली जा रही थी और इसी तरह से भैया की उम्र 32 साल हो गई, लेकिन अभी तक वो शादी की खुशी नहीं देख सके थे। और मेरी उम्र भी अब 27 साल हो चुकी थी। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। मैं पढ़ लिख कर जॉब करना चाहती थी, लेकिन माँ ने मुझे मना कर दिया कि तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करने का हक तुम्हारे भैया का है। तो तुम्हें क्या सूझी है कि तुम जॉब करो। अब मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर जल्दी ही तुम्हारी शादी कर दूंगी। पहले तो भैया की शादी होनी चाहिए थी क्योंकि अब उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, लेकिन माँ का कहना था कि अगर तुम्हारे भैया की शादी करवा दी तो फिर वो हमें छोड़कर अपनी पत्नी का गुलाम बन जाएगा और कभी भी अपनी माँ बहन को पलट कर नहीं देखेगा। तुम्हारे पापा जिंदा नहीं हैं, इसलिए घर का खर्चा तुम्हारे भाई उठाता है और फिर मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है। तुमसे पहले अगर तुम्हारे भैया की शादी करवा दी तो सारी ज़िंदगी तुम यहाँ पर कुंवारी ही बैठी रह जाओगी और हमेशा अपनी भाभी की नौकरानी बनकर ही रह जाओगी। मेरी माँ के दिल में यह डर बैठा हुआ था कि अगर भैया की शादी हो गई तो वो हमारे नहीं रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी के हो जाएंगे और इस तरह से हम माँ बेटी बेसहारा हो जाएंगी। मेरी उम्र भी अब काफ़ी हो गई थी। मेरी पढ़ाई पूरी होने की ज़िद की वजह से माँ मेरा रिश्ता नहीं ले रही थी, लेकिन अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, इसलिए मैंने भी उनको रिश्ता करने की परमिशन दे दी थी। मेरे कहने से पहले ही मेरी हर डिमांड पूरी हो जाया करती थी और यही वजह थी कि माँ मेरे लिए बहुत परेशान थी। वो इस इंतज़ार में थी कि पहले मेरा रिश्ता होकर मेरी शादी हो जाए तो फिर भैया के हाथ पीले करेगी। लेकिन अभी तो ना ही मेरा रिश्ता हो रहा था और ना ही भैया की शादी हो रही थी। मैं तो लड़की थी, अपनी फीलिंग को
खुलकर किसी से नहीं कह सकती थी। लेकिन भैया तो हर दिन घर में झगड़ा करते रहते थे और उनके इस झगड़े को काफ़ी साल हो गए थे, मगर अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। वो माँ से कहते थे कि भावना के लिए कब तक मुझे भी बैठा कर रखोगी, मेरी शादी करवा दो। जब उसके नसीब में होगा तो उसकी भी शादी हो जाएगी। और वैसे भी पहले उसकी पढ़ाई की वजह से आपने उसकी शादी नहीं होने दी, और अब उसके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, तो इसलिए मेरी भी शादी को लेट हो रहा है। मगर माँ को तो ना भैया पर भरोसा था और ना ही आने वाली उनकी पत्नी पर, इसलिए माँ ने हर बार साफ इनकार कर दिया। और जब कभी भैया ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते तो माँ हाथ में चाकू उठाकर अपनी कलाई पर रख देती थी, ताकि भैया को इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। फिर सारी बात वहीं पर ही ख़त्म हो जाती थी और भैया अपने कमरे में बंद हो जाते थे। माँ इस तरह से अपनी जीत समझती थी और उनको लगता था कि इस तरह उन्होंने अपनी बेटी के फ्यूचर को सेव कर लिया है। माँ बहुत ही मासूम थी और मेरे लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उन्हें लगता था कि बहनों को उनके भाई तब तक समझते हैं जब तक उनकी पत्नियां नहीं होती। शादी होने के बाद वो अपनी पत्नियों के पल्लू से बंध जाते हैं। वो समझ ही नहीं सकी ये सब करके उन्होंने अपने बेटे को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मेरी माँ मेरे लिए तरह तरह के रिश्ते देख रही थी, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। जब मैं पढ़ाई करती थी तब तो मेरे बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन अब मेरे ज़्यादा रिश्ते नहीं आ रहे थे। मेरी उम्र 27 साल थी और अब मेरे चेहरे से मेरी उम्र लगने लगी थी, क्योंकि मैंने पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान दिया था। इस वजह से मेरे चेहरे पर मेरी उम्र की बढ़ोतरी दिखने लगी थी। इसी तरह ना ही अभी तक मेरी शादी हुई थी और ना ही मेरे भैया की जिद पूरी हुई थी। अब तो भैया ने शादी के बारे में बात करना घर में बिल्कुल ही बंद कर दिया था। लेकिन भैया की हरकतें कुछ अजीबोगरीब सी हो चुकी थी। वो रातों को देर से घर आते थे, सुबह उठते तो उनकी आंखें लाल होती थी और ना ही हम दोनों से ढंग से बात करते थे। और अब अपने महीने की सैलरी भी कम देने लगे थे। पता नहीं वो अपने पैसे कहाँ उड़ा रहे थे। मेरी माँ को उनकी इस हरकत से बहुत शिकायत रहती थी। भैया का अंदाज जब मुझे ज़्यादा ही अजीब लगा तो मैंने माँ से कहा कि भैया को क्या हो गया है माँ। तो माँ कहने लगी कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अपने भैया पर। बस ये सब करके तुम्हारा भैया मुझसे जीतना चाहता है। वो बस जिद करके अपनी शादी करवाना चाहता है। लेकिन मैं भी तुम दोनों की माँ हूँ, इतनी आसानी से उसके ड्रामों में नहीं आऊँगी। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती उसका नंबर नहीं आएगा। माँ तो अभी भी अपनी जिद पर कायम थी। ऐसा करके वो भैया के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी, क्योंकि धीरे धीरे उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। शादी की भी एक उम्र होती है जब इंसान की शादी करने की ख्वाहिश होती है, लेकिन वो उम्र तो भैया के हाथ से छूटती चली जा रही थी। जबकि मुझे लग रहा था कि भैया के साथ कुछ और मैटर है, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं भैया से इस बारे में कोई सवाल करती। मुझे तो भैया के गुस्से से भी बहुत डर लगता था। वो अब बहुत सख्त बिहेवियर से बात करने लगे थे और कभी कभी तो नफरत से मुंह फेर लेते थे। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती थी कि हम दोनों बहन भाइयों की किस्मत बदल जाए और हमारी ज़िंदगी में खुशी आ जाए। और फिर एक दिन मेरी ये दुआ भी पूरी हो गई। मेरे लिए किसी अच्छी फैमिली से रिश्ता आ गया था। लड़के की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो मेरी ही उम्र का था, लेकिन खाते पीते और अच्छे लोग थे, इसलिए मेरी माँ को कोई एतराज़ नहीं हुआ था। लड़का भी काफ़ी पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था, इसलिए मेरा रिश्ता वहाँ पर पक्का हो गया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि अब मेरा रिश्ता हो गया है तो मेरे भैया का भी जल्द ही रिश्ता हो जाएगा। माँ ने अभी तक भैया की शादी न करके उनकी कमाई से बहुत सारा पैसा जोड़ लिया था और फिर देखते ही देखते मेरी शादी भी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल पहुंच गई। मेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने खुशी खुशी मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था और काफ़ी हद तक मेरी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ गई थी। मेरी ससुराल का घर बहुत ही अच्छा था। जब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ी तो मुझे यही फिक्र सताने लगी कि अब मुझे अपने भैया की शादी के लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे। मुझे अपने भैया की शादी के लिए माँ से ज़िद करनी होगी, क्योंकि अब माँ की मर्ज़ी के मुताबिक भैया की शादी का समय आ गया है। मैंने अपने ससुराल के कुछ लोगों और अपने आस पड़ोस के लोगों से कह दिया था कि मेरे भैया के लिए कोई अच्छी सी लड़की का रिश्ता बताए, क्योंकि अब मैं भी उनके लिए रिश्ता तलाश करना चाहती थी और ख़ुद ही अपनी पसंद से अपने भैया की शादी करवाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अगर कोई मुझे रिश्ता बताए तो मैं लड़की को देखने जाऊंगी और अपनी मर्ज़ी से ही रिश्ता पक्का करूंगी, क्योंकि मेरी चाहत थी कि मेरी भाभी बहुत खूबसूरत हो और बहुत संस्कारी भी हो। लेकिन जैसा मैंने सोचा था ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि किस्मत ने मुझे मौका ही नहीं दिया।
ससुराल में मेरी नंद की शादी आ गई थी और मैं वहाँ पर बिज़ी हो गई। और इन्हीं दिनों मेरी माँ की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। वो बहुत बीमार हो गई थी। मैं अपनी माँ की देखभाल करने के लिए उनके घर पर ही रह रही थी। मेरा ध्यान भैया के रिश्ते की तरफ से पूरी तरह से हट गया था, क्योंकि माँ कुछ ज़्यादा ही बीमार थी और हम लोग उनके लिए बहुत परेशान थे। माँ का बहुत इलाज चला, लेकिन उसके बावजूद वो बच नहीं सकी और हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। हमारी तो दुनिया ही उजड़ कर रह गई थी। अब हम दोनों भाई बहन के सर से माँ और पिता दोनों का ही हाथ उठ चुका था। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था कि माँ अचानक ही इस दुनिया से चली गई है। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब तो उनकी पहले कभी नहीं हुई थी। हालांकि उनकी तबीयत हमेशा ही ख़राब रहती थी, पर वो हर बार ठीक हो जाया करती थी। इस बार उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो इस दुनिया को ही छोड़कर चली गई। भैया काम पर गए हुए थे। मैंने उन्हें फ़ोन करके घर बुलाया, क्योंकि माँ की देखभाल करने के लिए मैं अपने मायके में ही रह रही थी और इसलिए भैया को माँ की ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही थी। वो फ़ौरन ही घर पर आ गए। हमारे पूरे घर में सन्नाटा सा छा गया था और जगह जगह से मुझे अपनी माँ की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अपनी माँ की मौत पर मैं बहुत रोई थी, क्योंकि माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने हम दोनों भाई बहन को माँ और पिता दोनों का ही प्यार दिया था। धीरे धीरे घर खाली हो गया था। सब लोग वापस चले गए थे। अब घर में मैं और सिर्फ मेरे भैया ही बच गए थे। माँ की मौत पर भी भैया बिल्कुल खामोश थे। ना ही मैंने उन्हें रोते हुए देखा था और ना ही वो किसी से बात कर रहे थे। वो बिल्कुल खामोश हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से टूट चुके हैं। सबके जाने के बाद जब मैंने भैया से बात करनी चाही, तभी वो पूरी तरह से खामोश थे। अर्जुन चाहते थे कि मैं वापस अपनी ससुराल चलूं, क्योंकि पहले तो मेरे पास माँ की देखभाल करने का बहाना था। अब तो माँ भी इस दुनिया में नहीं रही थी, तो फिर मेरा यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन मुझे अपने भैया की बहुत फिक्र सता रही थी। मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसलिए मैंने अपने पति से कहा कि मैं कुछ दिन और भैया के साथ ही रहना चाहती हूँ। अब मैं कुछ दिनों बाद ही घर पर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गए थे और कहने लगे कि मैं तुम्हें अब और यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी माँ गांव से हमारे यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आ रही है। अब ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी माँ हमारी शादी के बाद पहली बार यहाँ पर आ रही है और तुम अपने मायके में रहोगी, तो वो इस बात पर बुरा मानेगी। हाँ, ऐसा बेहतर होगा कि कुछ दिन भैया को अपने घर पर रख लेते हैं। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तो वो हमारे साथ रह सकते हैं। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। मेरे पति को तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा मेरा साथ दिया करते थे। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे भैया कभी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। लेकिन जब मैंने इस बारे में भैया से बात की, तो मैं हैरान रह गई थी कि भैया इस बात के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो गए थे। मेरे ससुराल में तो सिर्फ मैं और मेरे पति ही रहते थे। मेरे सास ससुर गांव में रहते थे। वो कभी कभी शहर में अपने बेटे से मिलने के लिए आ जाते थे। शायद इसी वजह से भैया को मेरे घर पर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही उन्हें इस बात से कोई एतराज़ था। फिलहाल भैया ने अपना थोड़ा सा सामान पैक कर लिया था और वो हमारे घर पर शिफ्ट हो गए थे। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जल्दी ही उनके लिए अच्छी सी लड़की देकर उनकी शादी करवा दूंगी और फिर वो अपनी पत्नी के साथ खुश रहेंगे। उनका घर भी आबाद हो सकेगा। मेरी इस बात पर भी भैया बिल्कुल खामोश थे। पहले तो वो शादी के नाम पर उछलते थे, मगर अब उनकी ज़िंदगी में शादी नाम के शब्द का कोई भी मतलब बाकी नहीं रहा था। या फिर शायद माँ के चले जाने पर वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो गए थे। उन्हें माँ के चले जाने का बहुत दुख था। आखिर वो उनकी माँ थी। इस पर दुखी होना तो बनता था। मैंने सोचा था कि कुछ दिनों उन्हें अपने घर पर रखकर उनकी देखभाल करूँगी, तो शायद वो नॉर्मल हो जाएंगे। और फिर मैं अपने भैया को लेकर अपने घर चली आई थी। मैंने अपने बेडरूम के बराबर वाला कमरा ही भैया को दे दिया था। मैं पूरे 20 दिन बाद घर वापस लौटी थी। मेरा घर बहुत गंदा हुआ पड़ा था। मैंने सफाई का काम शुरू कर दिया था और फिर खाना बनाकर जैसे ही फ्री हुई तो मुझे भैया का ख्याल आया। मैं भैया को बुलाने के लिए उनके कमरे में चली गई। मैंने देखा तो वो लेटे हुए थे। मैं जाकर उनके पास बैठ गई। भैया ने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, भावना, माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने तुम्हारी शादी तो अपने सामने करवा दी, लेकिन वो मेरी शादी करवाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बस यही सोचकर मेहनत करते करते गुजार दी कि एक ना एक दिन मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएगी, मेरा भी परिवार होगा। लेकिन अब तो माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ।
भैया का ये अंदाज़ बहुत ही अजीब था। उनकी नज़रें मेरे शरीर पर जमी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। मैंने आज पहली बार भैया की ऐसी नज़रों को महसूस किया था, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैंने भैया से खाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी भूख नहीं है। मैं फिर भी भैया को ज़बरदस्ती उठाकर डाइनिंग टेबल तक ले गई। मैं समझ रही थी कि उन्हें माँ की याद आ रही है। भैया ने 2-4 निवाले ही लिए होंगे। उसके बाद वो खामोशी से बैठे रहे। उनकी नज़रें मुझ पर और मेरे पति पर जमी हुई थी। न जाने वो हम दोनों में क्या नोटिस कर रहे थे। मेरे पति खाने के दौरान सारे दिन के गुजारे हुए वक्त के बारे में बात करते थे। उनका ध्यान भैया की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बार बार मेरा ध्यान तो भैया पर ही लगा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे घर में आकर सुकून से नहीं थे। इसलिए तो मैं खुद माँ के घर रहना चाहती थी, लेकिन मेरे पति की वजह से मुझे वापस आना पड़ा था। फिर उनको भी काफ़ी दिनों से खाने की परेशानी हो रही थी। अब वो हर रोज़ तो मार्केट से लेकर खाना नहीं खा सकते थे। घर में भी उनके लिए खाना पकाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे उनके कहने पर यहाँ आना पड़ गया। मैं सोच रही थी कि अब मुझे जल्दी जल्दी भैया की शादी के लिए कुछ करना ही चाहिए। और अभी भी मैं यही सोच रही थी। रात हुई तो भैया अपने कमरे में चले गए थे और मेरे पति भी सोने के लिए अपने कमरे में आकर लेट गए थे। मेरे पति ने जब मुझे गुमसुम देखा तो पूछने लगे कि तुम्हें क्या परेशानी है। भावना, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है? मैंने अपने पति से कहा कि माँ को तो जाना था, वो चली गई है, लेकिन अब मुझे भैया की फिक्र लगी हुई है। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब उनकी शादी होनी चाहिए और अब वैसे भी वो अकेले हो गए हैं। उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत है। मैं उनको इस तरह से परेशान नहीं देख सकती। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे कि मेरे ऑफिस में 2 लड़कियां हैं जिन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करने की खातिर अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो तो मैं उनसे बात करके देखता हूँ। लड़कियां देखने में काफ़ी अच्छी हैं। तुम्हें और तुम्हारे भाई को लड़कियां देखते ही पसंद आ जाएंगी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैंने अपने पति से कहा था कि ठीक है, मैं एक बार लड़कियों को देख लूँ, फिर उनसे रिश्ते की बात कर लेंगे। मैं खुद ही लड़कियों को देखूंगी। अपने पति से बात करके मेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया था। मुझे सुकून मिल गया था। इसी तरह से 2 दिन गुजर गए थे और फिर मेरे पति ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं परेशान हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ 2-3 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 महीने के लिए आ रही है, या फिर उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। वो अभी कुछ दिन हमारे साथ रहना चाहती हैं। वो गाँव से आ रही हैं। उनकी बात ने तो मुझे परेशान कर दिया था। उनके आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब मेरे साथ घर में मेरे भैया भी रहते थे और मुझे डर था कि कहीं मेरी सास को इस बात पर कोई एतराज़ ना हो, क्योंकि ये बात मेरी सास को अभी तक पता नहीं थी। लेकिन ऐसा ही हुआ। मेरी सास आ गई थी और उनको हमारे यहाँ रहते हुए 2 दिन गुजर गए थे। एक दिन नाश्ते के टाइम पर उन्होंने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो मुझसे कहने लगी कि आधी रात को तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में क्या करने के लिए जाता है। मैंने चौंक कर अपनी सास को देखा और कहा कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। माँ जी, मेरे और मेरे पति के कमरे में मेरे भैया क्यों जाएंगे, और वो भी आधी रात के समय। मेरे पति भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे। वो भी अपनी माँ की बात पर उन्हें हैरानी से देखने लगे। मेरी सास ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बहू, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारा भैया आधी रात को तुम दोनों के कमरे में दाखिल होता है। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आधी रात के समय इसका तुम्हारे कमरे में क्या काम है। इससे पहले कि मैं उन्हें कोई जवाब देती, मेरे भाई भी नाश्ते के लिए आ गए थे। उन्होंने मेरी सास की बातें सुन ली। वो एकदम ही मेरी सास की बातों पर नाराज़ हो गए और कहने लगे कि आंटी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मेरा भला अपनी बहन के कमरे में क्या काम है। मैं तो सारा दिन नौकरी पर होता हूँ और शाम को थका हारा घर वापस आता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ। भैया ये बात कहकर उठे और अपने कमरे में जाने लगे तो मैंने फ़ौरन उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगी। कहा कि माँ जी को कोई गलत फहमी हो गई है, आप बैठकर आराम से नाश्ता करो। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पति ने भी भैया को रोका तो वो बैठकर नाश्ता करने लग गए, जबकि मेरी सास के चेहरे का रंग ज़रूर उतर गया था। कुछ देर बाद मेरे भैया काम पर चले गए और मेरे पति भी घर से ऑफिस जाने के लिए निकल गए थे। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि बहू, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। तुम्हारा भाई सच में कुछ गलत कर रहा है। वो ठीक नहीं है। मैंने गुस्से में अपनी सास से कहा कि आप यहाँ पर कुछ दिनों की मेहमान हो
तो बेहतर यही होगा कि हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत करो, और ख़ासकर मेरे भैया के बारे में तो कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी सास को बहुत गुस्सा आ गया था, और वो कहने लगी कि एक न एक दिन तुम्हें अपने भाई के इस व्यवहार पर पछताना ही पड़ेगा। फिर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रही थी। ये कहकर वो वापस अपने कमरे में चली गई थी, और मैं उनकी बात पर परेशान हो गई थी। न जाने वो क्या कह रही थी और क्या कहना चाहती थी। मुझे तो इनकी कोई बात समझ नहीं आई थी। फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लगा जैसे वो मुझे धमकी देकर गई हैं। शाम को जब मैंने अर्जुन को ये बात बताई तो वो कहने लगे कि तुम परेशान मत हो। गर्मी की वजह से माँ कभी कभी अपने कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ छोड़ देती है। अब हम अपना कमरा लॉक करके सोया करेंगे। अर्जुन की इस बात ने मेरा दिल बहुत दुखाया था। मैंने अर्जुन से कह दिया था कि आपको भी मेरे भैया पर शक हो रहा है, जो आप लोग कमरा लॉक करने की बात कर रहे हो। वो कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस जब तक माँ यहाँ पर है हमें ख्याल रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से नाराज़ होकर जाए। वैसे भी वो यहाँ कभी कभी आती हैं। और उसके बाद मेरे पति ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सोना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे। फिर मेरी सास ने एक नया हंगामा क्रिएट कर दिया था। वो कहने लगी कि तुम्हारा भैया तुम्हें नशे की दवाई देता है। पता नहीं वो तुमसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है, या फिर वो तुमसे कुछ चाहता है, लेकिन तुम लोगों को तो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा। मैं अर्जुन दोनों ही मेरी सास के कमरे में बैठे हुए थे। उनकी बात सुनकर मेरा गुस्से से खून खोल रहा था। उन्होंने मेरे लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वो अपनी माँ से पूछने लगे कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हो। भावना का भाई एक बहुत अच्छा इंसान है, हम लोग उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ताकि उसकी जल्द से जल्द शादी करा सके। उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ खुश रहेगा। मेरी सास कहने लगी, मुझे तुम लोगों की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन भावना के भाई के तौर तरीके कुछ ठीक नहीं हैं। पहले वो आधी रात को तुम दोनों के कमरे में जाता था, और कल रात तो मैंने उसे खुद तुम लोगों की दूध में दवाई मिलाते हुए देखा था। वो कुछ सफ़ेद रंग का पाउडर था। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो ज़रूर तुम्हें नशे की दवाई देता है। अपनी माँ की बात सुनकर मेरे पति ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा था और कहने लगे कि तुम्हारा भाई ये क्या करता रहता है। मेरी माँ इतना सब कुछ झूठ तो नहीं कह सकती, ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। मेरे पति को अचानक मेरी सास की बातों पर यकीन आ गया था। मैंने अपने पति से कहा कि आप होश में तो हो। अगर उन्होंने हमें नशे की दवाई दी होती तो हम दोनों होश में कैसे बैठे होते। ज़रूर माँ जी को कोई गलत फहमी हुई होगी। मगर मेरी सास कहने लगी, बहू मैं बूढ़ी ज़रूर हो गई हूँ, लेकिन इतनी पागल भी नहीं हूँ कि अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर भी अनदेखा कर सकूँ। तुम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी दिन अपनी किस्मत को रोते रहो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे भाई के साथ कोई परेशानी है। मेरी सास की बात सुनकर मेरे पति भी एकदम गुस्से से उठे और मेरे भैया के कमरे की तरफ बढ़ गए। वो मेरे भैया के सामने जाकर खड़े हो गए और कहने लगे कि तुमने रात को हमारे दूध में कौन सी दवाई मिलाई थी। मेरे पति की बात सुनकर मेरे भैया चौंक गए थे और परेशान होकर उनको देखने लगे और कहने लगे कि आपके दूध में मैं क्यों कुछ मिलाऊंगा, और आप कौन सी दवाई की बात कर रहे हो। आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई है। मेरे पति गुस्से में कहने लगे कि मेरी माँ ने मुझे इस बारे में बताया है, और उन्हें तुम्हें खुद ही अपनी आंखों से ये हरकत करते हुए देखा है। और पहले तुम चोरी चुपके हमारे कमरे में भी आया करते थे, और अब हमारे दूध में भी कुछ मिलाकर हमें दे रहे हो। हम तो तुम्हारा भला सोच रहे हैं। हमने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी, हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, और तुम हमारे ही दुश्मन बन रहे हो। मेरे भैया ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मैं अभी और इसी वक्त अपने घर को जा रहा हूँ। आइंदा मुझे अपना भैया मत कहना। मैं अभी और इस घर में नहीं रहूँगा। मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान किया, और देख लो आज तुम्हारा पति मुझे कैसी बातें कर सुना रहा है। ये चाहता ही नहीं है कि मैं घर में रहूं तुम्हारे, इसलिए मुझे निकालने के लिए ये दोनों माँ बेटे इस तरह की बातें कर रहे हैं। भैया ने गुस्से में अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अर्जुन कहने लगे, भावना अपने भाई को जाने दो, अब इसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। मुझे अर्जुन से इस बिहेवियर की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी माँ की इस तरह की बेतुकी बातों में आ जाएंगे, जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता था। भला कोई भाई अपनी बहन के साथ कभी कुछ गलत कैसे कर सकता है। इसलिए मैंने गुस्से में आकर अपने पति से कह दिया कि अगर मेरे भैया यहाँ नहीं रह सकते तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूँगी।
अगर आप मेरे भैया पर भरोसा नहीं कर सकते तो मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूँ? मेरे पति गुस्से में कहने लगे कि ठीक है, फिर तुम भी अपने भैया के साथ मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हें तो नज़र ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। अपने पति की बात, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने भैया से कहा कि मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, और फिर मैंने अपना थोड़ा सा सामान पैक कर लिया था। मैं अपने भैया के साथ अपने मायके आ गई थी। मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे। उन्होंने तो मुझे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अपनी माँ की बातों में आकर वो न सिर्फ मेरे भैया पर इल्ज़ाम लगाएंगे, बल्कि उनको भी बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देंगे। मैंने भैया को भरोसा दिलाया कि मैं आपकी खुद शादी करवाऊंगी, और जल्दी से जल्द करवाऊंगी, और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकोगे। मैं सारा दिन घर के कामकाज करती रहती थी और शाम को लड़कियां देखने के लिए घर से निकल जाती थी, लेकिन अभी तक मेरे भैया के लिए कोई परफेक्ट रिश्ता मुझे नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली काफ़ी दिनों के बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। वो बहुत ही अच्छे परिवार से थी और बहुत खूबसूरत थी। मुझे तो लड़की देखते ही पसंद आ गई थी, और मैंने उसको अपनी भाभी बनाने के बारे में सोच लिया था। मैंने घर आकर जब इस बारे में भैया को बताया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, और ऐसी बात कह दी थी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कहने लगे कि मैं अब शादी नहीं करना चाहता। मैंने गुस्से में भैया से कह दिया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपके लिए दिन रात एक करके लड़की तलाश की है, और आपकी खातिर मैंने अपना घर तक छोड़ दिया है ताकि आप खुश रह सको, आपका घर बच सके, आपका साथ देने वाला कोई हो। आप शादी नहीं करोगे तो सारी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारोगे? भैया मुस्कुराकर कहने लगे, मैं अकेला तो नहीं हूँ, अब तुम भी तो इस घर में मेरे साथ रहती हो। हम दोनों मिलकर सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार सकते हैं। भैया की बात मेरे सर के ऊपर से होकर गुजर गई थी। मैंने कहा कि जब लड़की मिल रही है तो फिर क्या परेशानी है? भैया कहने लगे कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसकी शादी हो चुकी है। मैंने माँ से उसके बारे में कई बार कहा था कि मेरा रिश्ता करवा दो, लेकिन इस बारे में माँ कभी नहीं मानी थी, और उस लड़की के घर वालों ने उसका कहीं और रिश्ता पक्का कर दिया था। उस दिन के बाद मैंने कभी दोबारा शादी की बात ही नहीं की। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने उससे वादा किया कि मैं उससे शादी ज़रूर करूँगा, पर मैं अपनी माँ से उसके बारे में बता बता कर थक गया था। पर माँ ने कभी मेरी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, और ना ही कभी तुमसे कहा कि मेरे लिए लड़की तलाश करो। ये तो तुम थी जो मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढने में लगी हुई हो। लेकिन मुझे तो शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि मेरी मोहब्बत अब किसी और की हो चुकी है। मैं उसके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। भैया की बात सुनकर मैंने हैरत से उनसे पूछा कि इस बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा था कि बस कुछ दिनों की बात है, इसलिए मैं आपको अपने ससुराल ले गई थी। मेरी बात पर मेरे भैया ने ऐसी बात कही कि जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, और मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने भैया के मुंह से कैसे बातें सुन रही हूँ। वो कहने लगे कि मैं तुम्हारे घर इसलिए ही गया था ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि जब मनपसंद चीज़ हाथ से छिन जाती है तो कैसा महसूस होता है। बस ऐसी तकलीफ़ मुझे भी हुई थी। तुम्हारी खातिर माँ ने मेरी शादी नहीं की। पहले तो तुमने जब पढ़ाई की ज़िद लगा ली थी, और उसके बाद तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं मिल रहा था। इस वजह से मेरी ज़िंदगी गुजरती चली गई, और मैं उस लड़की को बार बार भरोसा दिलाता रहा कि मैं उससे शादी कर लूँगा। पर एक दिन मैंने हार मान ली और उसे धोखा दे दिया। मैं उसकी नज़रों में धोखेबाज बन गया। उसकी शादी उसके घर वालों ने कहीं और करवा दी। मैं अपनी मोहब्बत से हाथ धो बैठा था। मुझसे मेरी मोहब्बत दूर हो गई, और उसके बाद तुम्हें अर्जुन के साथ विदा कर दिया गया। तुम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने में लग गए, और मेरी फीलिंग के बारे में किसी ने सोचा नहीं। माँ इस दुनिया से चली गई तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। तुमने मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतने ही वक्त निभाने की बात की थी जब तक मैं शादी नहीं कर लेता। मेरी खातिर तुम सारी ज़िंदगी अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। तुम्हारी और माँ की हर बात को माना, तुम्हारी हर खुशी को पूरा किया। बस इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें और अर्जुन को एक साथ नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी सास ने जो कुछ भी कहा था वो सब ठीक कहा था। मैं दूध में तुम दोनों को दवाई मिलाकर दे रहा था। इस दवाई से तुम कभी माँ नहीं बन सकती थी। मैं चाहता था कि तुम दोनों औलाद के लिए तरस जाओ
और तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ले। लेकिन तुम्हारी सास ने मुझे देख लिया और मेरा काम और ज़्यादा आसान हो गया। उन्होंने खुद ही हमेशा के लिए तुम्हें अपने घर से निकाल दिया। अब तुम भी मेरे साथ यहीं पर ज़िंदगी गुजारोगी, ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि मुझ पर कितना बड़ा अत्याचार किया गया था। भैया की बात सुनकर मुझे लगा था कि मेरे शरीर से जान निकल रही है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते थे। आखिर मैं उनकी सगी बहन थी, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मुझे तो हमेशा से ही उनकी फिक्र लगी रहती थी। मैं जानती थी कि माँ ने मेरी खातिर भैया की खुशियों का गला घोट दिया था, लेकिन ये माँ का फैसला था, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं था। तो फिर मुझे इस बात की सज़ा क्यों मिल रही थी? भैया मुझे बच्चा न होने के लिए न जाने कैसी दवाइयाँ खिला रहे थे, और ये सुनकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई थी कि वो रातों को मेरे कमरे में आकर हमें देखा भी करते थे। मैंने रोते हुए अपने भैया से कहा, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप माँ जी की सज़ा मुझे दोगे। भैया खामोश रहे। मैंने अपना सामान उठाया और वापस अपने ससुराल चली गई थी। मैं उस दिन बहुत रोई थी, जबकि मुझे भैया की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था। उनके साथ बहुत गलत हुआ था। मुझे देखकर मेरे पति बहुत खुश हो गए थे और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगे। मैंने अर्जुन को अपने भाई की सच्चाई नहीं बताई थी और ना ये बताया था कि वो दूध में हमें क्या मिलाकर पिला रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि इस बात की वजह से मेरे पति के दिल में मेरे भैया के लिए इज्जत कम हो जाए, क्योंकि अगर ये सच उन्हें पता चल गया तो वो मेरे भैया से और ज़्यादा नफरत करने लग जाते। मेरे भैया काम के सिलसिले में दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे और मैंने उनके साथ सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिए थे। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे भाई ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी, मगर ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे पति की मोहब्बत ने मेरी वीरान ज़िंदगी को फिर से आबाद कर दिया था। मैंने अपने भैया से सारे संबंध ख़त्म कर दिए और भैया ने भी मुझसे कभी बात करने की कोई कोशिश नहीं की। वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि अब मुझे उनकी फ़िक्र भी नहीं सताएगी, क्योंकि वो वहाँ पर अकेले नहीं हैं। उनके साथ काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं। मुझे तो सिर्फ अब अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना था। मेरी ज़िंदगी मेरे पति के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। अब मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने अपने भैया की कोई खबर नहीं रखी। ये बात सही थी कि उनके साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन उनको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा था। मुझे आज भी बहुत अफसोस होता है कि मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो गया। मैं अभी तक बच्चे के लिए तरस रही हूँ। मेरे भैया ने मुझे सारी ज़िंदगी का दुख दे दिया है। मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पति ने कभी मुझसे इस बात की कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उनको यही लगता है कि ये तो ऊपर वाले की देन है। जब ऊपर वाला हमें मम्मी पापा बनाएगा तब हम बन जाएंगे। ऊपर वाला कभी किसी को उदास नहीं करता। मेरा पति बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं ऊपर वाले से हर रोज़ दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला मेरी गोद जल्दी ही भर दे। और मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।